नमस्ते। मैं राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय की प्रवक्ता अंजू जंगेड़ आज आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बीएड सेकेंड ईयर एवं शिक्षा शास्त्री सेकेंड ईयर का विषय लिंग विद्यालय एवं समाज की यूनिट संख्या सेकेंड का टॉपिक फैमिली पार्ट 2 की विस्तृत चर्चा करूँगी। और इससे पहले मैंने आपको फैमिली पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था और मैंने बताया था कि फैमिली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं और उसके प्रकार में 2 प्रकारों का मैंने वर्णन बताया था आपको। पहला प्रकार था हमारा संरचना के आधार पर और दूसरा था हमारा निवास के आधार पर। तो आइए अब हम और देखते हैं कि इसके प्रकार और कौन कौन से होते हैं। तीसरा जो हमारा प्रकार आता है वो है रक्त संबंध के आधार पर। रक्त संबंध के आधार पर परिवार कैसा होता है? रक्त संबंध के आधार पर परिवार 2 भागों में डिवाइड है। पहला है अभिविन्यास का परिवार और दूसरा है वंश वृद्धि। अभिविन्यास का परिवार का मतलब होता है ऐसे परिवार में है पिता के परिवार की पहचान उसके पुत्र के आधार पर होती है। भारतीय समाज में हिंदू एवं मुस्लिम समाज के परिवार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्राचीन काल से वर्तमान तक भारतीय समाज में लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है और उन्हीं के आधार पर परिवार की पहचान होती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे परिवार पिता के परिवार की पहचान उसके पुत्र के आधार पर होती है। तो जो अभिविन्यास का परिवार है वो हमारे समाज में आज भी विद्यमान है। कोई सी भी फैमिली में देख लीजिए आप लोग, किसी भी फैमिली में जाएंगे तो हमेशा पिता जो होता है उसकी जो पहचान होती है परिवार, जो पिता के परिवार की पहचान उसके पुत्र के आधार पर होती है। तो जो हमारे हिंदू परिवार है, जो हमारे मुस्लिम परिवार है, उनमें हमेशा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता रहा है और उन्हीं के आधार पर उनके परिवार की पहचान होती है। आगे मैं बात करना चाहूँगी वंश वृद्धि। वंश वृद्धि क्या होता है? ऐसे परिवारों का संगठन शादी के बाद होता है और इस परिवार की संबद्धता पिता के रूप में होती है। मतलब ऐसे परिवारों का संगठन शादी के बाद ही होता है और इस परिवार की संबद्धता पिता के रूप में होती है। तो रक्त संबंध के आधार पर परिवार को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला अभिविन्यास और दूसरा वंश वृद्धि। आगे हम देखते हैं शादी के आधार पर परिवार। शादी के आधार पर परिवार कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कि आपको दिख रहा है 3 प्रकार के होते हैं। एक पत्निक परिवार, बहुपत्निक परिवार और तीसरा है बहुपतित्व परिवार। तो पहले मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी एक पत्निक परिवार की। एक पत्निक परिवार 2 शादीशुदा विपरीत लिंगों के सम्मेलन से बनता है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अवैध बच्चों को शामिल किया जाता है। ऐसे परिवार में पति को पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की अनुमति नहीं दी जाती है, किंतु किसी कारणवश पत्नी की मृत्यु या तलाक होने के बाद में पति दूसरा विवाह कर सकता है। बहुपत्निक परिवार, एक पत्निक परिवार का मतलब यह होता है जिसके अंदर 2 शादीशुदा विपरीत लिंग के सम्मेलन से क्या होता है, ये बनता है। इसमें पति पत्नी होते हैं और उनके अवैध बच्चों को क्या करा जाता है, शामिल किया जाता है। तो ऐसे परिवार में अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है या तलाक हो जाता है तो उसके बाद में ही पति दूसरा विवाह कर सकता है। फिर मैं बात करना चाहूँगी बहुपत्निक परिवार। एक पत्निक परिवार में जिसमें एक पत्नी होती है और बहुपत्निक परिवार में ऐसे परिवार में पुरुषों को एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति होती है। प्राचीन समय में हिंदू जमींदार एवं मुस्लिम सुल्तान के परिवार इसके उत्तम उदाहरण है। तो भारत में नागा, बेगा और गौड़ जनजातियों में तथा मुस्लिमों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं जिसमें एक पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हों, मतलब एक से अधिक हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो प्राचीन समय में कौन कौन से लोग थे? जमींदार थे, मुस्लिम सुल्तान थे, उन सब का एक उत्तम उदाहरण है। और भारत में हमारे नागा,
बैगा और गौड़ जनजातियों में और मुस्लिम परिवारों में ऐसे परिवार देखने को मिलते हैं। फिर आता है बहुपतित्व परिवार। वे परिवार जिनमें स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है और ऐसे परिवार को बहुपतित्व परिवार कहते हैं। जिसमें स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है वो कहलाता है बहुपतित्व परिवार। तो भारत में ऐसे परिवार, भारत के दक्षिण में, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, एक बार आप वापस सुन लीजिए। भारत के दक्षिण में स्थित नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर, तिब्बत में जैनसार बाबर के खस में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं वापस रिपीट करती हूँ इस लाइन को, इसी लाइन को मैं वापस रिपीट करना चाहती हूँ कि भारत में ऐसे परिवार, भारत के दक्षिण में स्थित नीलगिरी के टोडा एवं मालाबार के नायर, तिब्बत में जैनसार बाबर के खस में पाए जाते हैं। ऐसे परिवारों के भी दो रूप होते हैं। पहला आता है भातृ बहुपतिक परिवार, ऐसे परिवार जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। और दूसरा अभातृ बहुपतिक परिवार, वह परिवार जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। भातृ बहुपतिक परिवार, ऐसे परिवार जिसमें सभी भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं। और दूसरा अभातृ बहुपतिक परिवार, जिसमें कि परिवार में जिसमें पति एक दूसरे के भाई न होकर अन्य रिश्तेदार भी हो सकते हैं। आगे नेक्स्ट है उत्तराधिकारी के आधार पर परिवार। पहला आता है पितृवंशीय परिवार और दूसरा आता है मातृवंशीय परिवार। तो पितृवंशीय परिवार वे परिवार जिनमें अधिकार एवं उत्तराधिकार पुरुष या पिता द्वारा तय किए जाते हैं। ऐसे परिवार में बेटे अपने पैतृक घर में स्थायी रूप से रहते हैं, जबकि लड़कियां शादी के बाद में घर छोड़कर अपने पति के घर रहती है। पिता की संपत्ति में बेटों का अधिकार होता है। ये तो हमारे जो आज का ज़माना है, जो हमारा आज का समाज है, उसमें ऐसा ही परिवार देखने को मिलता है, जिसमें कि सारे जो उत्तराधिकार होते हैं वो पिता से पुत्र में ही जाते हैं। उनका बेटियों से कोई वैसा संबंध नहीं होता है। बेटी हमेशा विवाह करके अपने पति के घर चली जाती है और उनकी संपत्ति पर जो हक रहता है वो हक केवल और केवल बेटों का अधिकार होता है। मातृवंशीय परिवार, ये परिवार ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी के घर में अर्थात उसके माँ के घर में रहने लगते हैं। खासी और गोरो जनजाति में बेटियां अपने घर में स्थायी रूप से रहती हैं और पुरुष विवाह के पश्चात उनके घर निवास करने आते हैं। तो ऐसे परिवार में सारी शक्ति किसके पास होती है? माँ के पास। जैसे मातृवंशीय मतलब जहाँ पे माँ का अधिकार हो या जहाँ पे माँ का वंश चलता हो। ऐसे परिवारों में सारी शक्तियाँ माँ के पास होती है, उसके बाद में शक्ति उसके भाई की होती है। तो ऐसे परिवार में उत्तराधिकार एवं अधिकार स्त्रियों द्वारा तय किए जाते हैं। तो जैसे बच्चों के मैंने आपको परिवार के 5 पार्ट्स बताए हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो पहला मैं रिपीट कर देती हूँ एक बार वापस। संरचना के आधार पर 2 होते हैं, एकल या नाभिक परिवार या संयुक्त परिवार। रक्त संबंध के आधार पर अभिविन्यास का परिवार या वंशवृद्धि। शादी के आधार पर एक पत्निक परिवार, सेकंड बहुपत्निक परिवार और बहुपतित्व परिवार। उत्तराधिकारी के आधार पर पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार और निवास के आधार पर पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार और नवस्थानीय परिवार। अब आगे मैं बात करना चाहूँगी कि समाजीकरण प्रथाओं में विभिन्न परिवारों की भूमिका। कि समाजीकरण प्रथाओं में विभिन्न परिवारों की भूमिका क्या क्या होती है। तो पहला जो मेरा पॉइंट है वो है समान शिक्षा की व्यवस्था। तो प्राय परिवारों में हम लोग देखते हैं कि लड़के लड़कियों की शिक्षा में मतभेद किया जाता है, या हम कह सकते हैं भेदभाव किया जाता है। लड़कियों की अपेक्षा में लड़कों को अधिक शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है, जिस कारण वे स्वावलंबी नहीं बन पाती हैं। तो ऐसे समाजीकरण प्रथाएं या लैंगिक भेदभाव कम करने के लिए लड़कों के समान लड़कियों को भी शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मतलब हम लोगों का ये कहना है कि ऐसे भेदभाव को अगर हमें कम करना है तो हमें लड़कियों को भी क्या करना पड़ेगा? शिक्षित करना पड़ेगा। और जब लड़कियां शिक्षित होंगी तो स्वावलंबी खुद स्वयं ही बन जाएगी। फिर आता है सेकंड समानता का व्यवहार।
वो ये है कि जब लड़के लड़कियों में भेदभाव कम होगा तो उनमें समानता का व्यवहार किया जाएगा, तो जो परिवार में लिंग संबंधी जो भेदभाव है वो क्या होंगे, कम होंगे। और समानता के व्यवहार के अंतर्गत कौन कौन आता है, लड़के लड़कियों को पारिवारिक कार्यों में समान स्थान, समान शिक्षा, रहन सहन आदि प्रदान किया जाना चाहिए। इसके साथ ही परिवार के सदस्यों को ध्यान रखना चाहिए कि वे लैंगिक टिप्पणियां, भेदभाव और शाब्दिक निंदा आदि न करें। फिर आता है स्वांगीण विकास का कार्य। इसमें सभी पक्षों के विकास से हैं। स्वांगीण विकास मतलब सभी पक्षों, ऑलराउंड मतलब होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब जिसके अंतर्गत सभी पक्षों के विकास से है, जिसके अंतर्गत शरीर आ जाता है, मन, बुद्धि आदि का विकास किया जाता है। परिवार के सभी बच्चों का विकास एक समान रूप से किया जाना चाहिए, जिससे उनमें हीनता की भावना न व्याप्त हो सके। उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व का निर्माण। उच्च चरित्र तथा व्यक्तित्व के निर्माण में यह आता है कि परिवार को अपने सभी सदस्यों के चरित्र तथा उनके व्यक्तित्व विकास के निर्माण पर बल देना चाहिए। अनेक परिवारों में बालिकाओं एवं स्त्रियों को तो बहुत अनुशासन में रखा जाता है, लेकिन लड़कों के लिए हर तरीके की छूट दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लैंगिक भावना होती है जो उत्पन्न होती है। अतः परिवार को चाहिए कि लड़कों एवं लड़कियों दोनों में समान रूप से चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करे। बिल्कुल हमेशा यही नहीं सोचना चाहिए कि बालिका और स्त्रियों को हम अनुशासन में रखें, जबकि लड़कों को भी हर बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अगर छूट मिलती है तो दोनों को इक्वल में मिलनी चाहिए। पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता। परिवार के सभी सदस्यों को कार्यों का विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उनके लिंग के आधार पर। कई परिवारों में बाहरी कार्यों को लड़कों को एवं घर के कार्य लड़कियों को दिए जाते हैं, जिससे लड़कियां बाहरी कार्यों को करने में स्वयं को असहज महसूस करने लगती है। अतः अभिभावकों को चाहिए कि बालिकाओं को बाहरी कार्य भी दे और लड़कों को घर के कार्यों में भी सम्मिलित करें। बिल्कुल ये चीज़ तो देखी जाती है कि हमेशा लड़कों को बाहर का कार्य दिया जाता है और लड़कियों को हमेशा घर के कार्यों में बांध के रखा जाता है। तो लड़कियां क्या होती है कि जब घर के कार्य करने लगती है तो वो खुद भी क्या है, बाहर जाके कार्य नहीं करना चाहती। वो सोचती हैं कि मैं ये कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ये कार्य किसका है, लड़कों का है। तो हमें इस तरीके के लैंगिक भेदभाव को मिटाना है। जब लैंगिक भेदभाव मिटेगा तो पारिवारिक कार्यों में समान सहभागिता होगी, तो लड़कों और लड़कियों में जब कोई भेदभाव नहीं होगा तो सामाजिक प्रथाओं में क्या होगी, कमी होगी। आगे मैं बात करती हूँ अंधविश्वासों तथा जड़ परंपराओं का बहिष्कार। बच्चों देखिए कि हमारे समाज में एवं परिवार में लड़के लड़कियों से संबंधित अनेक अंधविश्वास एवं जड़ परंपराएं व्याप्त हैं। लड़कों को तो हमेशा वंश बढ़ाने वाला बोला जाता है, पैतृक कर्मों, संपत्तियों का अधिकार और पिंडदान करने वाला आदि कार्यों को अधिकारी माना जाता है। परिवार को इन जड़ परंपराओं और अंधविश्वासों एवं कुरीतियों के प्रति हमें क्या करना है, जागरूक करना है। जब सभी लोग इनके प्रति जागरूक रहेंगे तो स्त्रियों की स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा, क्योंकि वे प्रथाएं तार्किक कसौटी पर सही नहीं होती है। बिल्कुल, जब अगर इस तरीके की हम लोग इस तरीके के जो माहौल है, इस तरीके को अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हम परिवार से ही कर सकते हैं। जब परिवार में इस तरीके की शुरुआत होगी, वो लोग जागरूक होंगे, तो स्त्रियों की स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। और ये जो प्रथाएं हैं तार्किक कसौटी पर क्या है, सही बिल्कुल भी नहीं है। आगे बात करते हैं जिम्मेदारियों का अभेदपूर्ण वितरण। मैंने आपको भी पहले भी यही बताया था कि परिवार में जब स्त्री पुरुष होते हैं, लड़के लड़की होते हैं, तो उनके मध्य लिंग के आधार पर भेदभाव न करके सभी प्रकार की जिम्मेदारियां बिना किसी भेदभाव के प्रदान करनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि लड़कों को घर के कार्य नहीं करने चाहिए, बिल्कुल लड़कों को थोड़ा घर के कार्य में भी अपना इन्वॉल्व होना चाहिए और लड़कियों को बाहर के कार्य भी करने चाहिए, जिससे कि बाहर के कार्य भी स्वयं करने में सक्षम हो सके। फिर आता है बालिकाओं के महत्व से अवगत करवाना। देखिए बच्चों, परिवार को चाहिए कि वह अपने बालकों को बालिकाओं के महत्व से परिचित कराए, जिससे वे इन पर अपना आधिपत्य जमाने की बजाय उनका सम्मान करना सीखे।
हमेशा परिवार से ही बच्चा सीखता है। एक औरत का सम्मान या किसी लड़की का सम्मान अगर हम किसी बालक को उसके परिवार से ही सिखाना स्टार्ट करेंगे तो बच्चा हमेशा उनका महत्व जानेगा और उनके आधिपत्य जमाने की बजाय उनका सम्मान करना क्या करेगा, वो सीखेगा। बालिकाएं ही माता, बहन, पत्नी आदि है और इन रूपों की उपेक्षा करके पुरुष का जीवन अपूर्ण रह जाएगा। मैं बात करती हूँ सामाजिक वातावरण में बदलाव। बिल्कुल बदलाव की काफ़ी ज़रूरत है। जब लड़के लड़कियों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उनको पारिवारिक रीतियों को परिवर्तित करने के प्रयास करने चाहिए जिनके द्वारा समाज में पिछड़ापन आए। कई परिवार मिलकर समाज में एक समाज का निर्माण करते हैं। अतः समाज सुधार की पहल कहाँ से होनी चाहिए? परिवार से होनी चाहिए। परिवार को लैंगिक भेदभावों और महिलाओं की उन्नत स्थिति हेतु संकल्प होना चाहिए जिससे भी सामाजिक कुरीतियों और भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त किया जा सके। आगे मैं बात करती हूँ बालिकाओं को आत्म प्रकाशन के अवसरों की प्रधानता। परिवार में बालकों के साथ साथ बालिकाओं को भी अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे कि वे अपने आप को हीन न समझे। आत्म प्रकाशन का अवसर दिए जाने से उनमें हीन भावना नहीं उत्पन्न होगी। अतः परिवार को लैंगिक भेदभाव में कमी लाने के लिए बालिकाओं को और स्त्रियों को पर्याप्त अवसर देने चाहिए। बिल्कुल उन्हें अवसरों की प्रधानता देनी चाहिए। जो भी वो अपनी लाइफ में करना चाहती है उन्हें करने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि लड़कियों को क्या बहुओं को भी ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जिससे कि वह खुद के लिए कुछ कार्य कर सके, खुद की अपने एक भविष्य बना सके। सशक्त बनाना। कई परिवारों में लड़कियों को बार बार यह स्मरण करवाया जाता है कि वे लड़कियां हैं। एक सीमा में रहकर इन्हें उनको क्या करना है? कार्य करना है। परिवार के सदस्यों का ऐसा व्यवहार उनमें निराशा और कुंठा का भाव उत्पन्न कर देती है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे स्त्रियों को कमजोर न समझे बल्कि उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ने का अवसर प्रदान करें। कभी लड़की को लड़की होने का एहसास नहीं कराना चाहिए। हमेशा लड़के और लड़की को ये भेदभाव हमेशा मिटा कर रखना चाहिए कि वो लड़का है और वो लड़की है। दोनों को भगवान ने समान बनाया है। सिर्फ एक लड़के लड़की या लिंग के आधार पर तो भेदभाव है सिर्फ, अदरवाइज दोनों एक ही भगवान के द्वारा निर्मित एक संरचना है, ठीक है। और उसके बाद में भी अगर उनसे हम लोग भेदभाव करते हैं तो लड़कियां क्या होती है, लड़कियों को प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ने का हमें अवसर प्रदान करना चाहिए जिससे वे अपना भविष्य स्वयं निर्मित कर सके। साथ साथ रहने और कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास। परिवार में ही बालक साथ साथ रहने और कार्य करने की जैसी प्रवृत्तियों को सीखता है। जब घर के सभी सदस्य समान कार्य करते हैं तो उनमें एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान की भावना विकसित होती है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि वे चाहे पुरुष हो या स्त्री सभी को साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। आगे हैं व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा। परिवार को चाहिए कि उसके सभी सदस्य चाहे वे स्त्रियां हों, चाहे वे बालिकाएं हों या पुरुष योग्य, कुशल एवं आत्मनिर्भर हो। इसके लिए उन्हें व्यावसायिक कुशलता की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह शिक्षा परिवार के लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से उपलब्ध करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो आपने देखा बच्चों की सामाजिक प्रथाओं में विभिन्न परिवारों की भूमिका किस तरीके से हो सकती है। बिल्कुल उन्हें लड़के और लड़कियों में जब भेदभाव कम हो जाएगा ना तो क्या होगा। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पहला जो लड़के लड़कियों में जो भेदभाव है शुरू से ही ख़त्म होना चाहिए परिवार से। अगर परिवार जब अपनी भूमिका ये अच्छे से निभा पाएगा ना तो महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी रहेंगी। उन्हें पुरुष के बराबर समान अधिकार मिलने चाहिए जिससे कि वह अपना भविष्य स्वयं निर्मित करे और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अब है लैंगिकता हेतु समाजीकरण में परिवार की प्रभाविता हेतु सुझाव कि किस तरीके के सुझाव उन्हें मिलने चाहिए जिससे कि लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं हो और वे
एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि परिवार एक ऐसा स्थल है जहाँ पर व्यक्ति के शरीर की, उसके मन की और उसके विचार की नींव पड़ती है। व्यक्ति चाहे जहाँ भी रहे, परंतु परिवार द्वारा दी गई शिक्षाएं जीवन पैटर्न उसका मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे मान लीजिए यदि किसी बालक को बचपन में माँ का प्यार न मिला हो तो वह क्या करेगा? आजीवन असुरक्षा से ग्रस्त रहता है। परिवार द्वारा दिए गए जो संस्कार होते हैं ना, और जो विचार होते हैं, वो हम किसी भी देश में या किसी भी स्थान पे चले जाएं, लेकिन हमारे जो विचार है, हमारे जो संस्कार है, वो वैसे ही बने रहेंगे। तो परिवार को लैंगिकता की शिक्षा में प्रभावी भूमिका के निर्वहन के लिए कुछ सुझाव निम्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। पहला है सभी सदस्यों के साथ समानता का व्यवहार। सभी सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? समानता का व्यवहार होना चाहिए। समानता, स्वतंत्रता और न्याय का पालन करें। सभी क्रियाकलापों में स्त्रियों की सहभागिता होनी चाहिए। स्त्रियां हर कार्य में आगे हो और सभी क्रियाकलापों में क्या हो? उनकी समान सहभागिता हो। बालकों को सभी स्त्रियों और बालिकाओं के प्रति सम्मानित व्यवहार तथा शब्दों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। सामाजिक परंपराओं और रीति रिवाज को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए जिससे स्त्रियों में सुधार आ सके। परिवार को राज्य आदि पर महिलाओं की सुरक्षा एवं समानता के लिए पर्याप्त उपबंध करने चाहिए, दबाव डालना चाहिए। तो परिवार एक ऐसा स्थल होता है, ये परिवार एक ऐसी जगह है जो व्यक्ति के विचारों को मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे मैंने भी आपको बताया कि व्यक्ति कहीं पे भी चला जाए, लेकिन परिवार के द्वारा दी गई शिक्षा को कभी नहीं भूलता।